नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है जिसको हम ये सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पहले 3 पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चैनल पे जाके वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो मैं वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार वो उस वीडियोस भी देख लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई हैव अ लिटिल अनाउंसमेंट कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वीडियोस को देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। जो सब्सक्राइब बटन है वो आपके लिए तो फ्री है बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट फॉर डैश डैश आवर्स इन प्राइमी ग्रेविडा। ओके, जो प्राइमी ग्रेविडा जो मदर होती है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, वो कितनी आर के लिए चलती है। बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लेबर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। बेसिकली लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस में लेबर डिवाइड किया गया होता है। जो प्राइमी ग्रेविडा मदर होती है उसको फर्स्ट स्टेज में कितना ड्यूरेशन लगता है। यहाँ पे वीडियो में दिया गया हुआ है कि 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से टिल द सर्विक्स फुल डायलेशन तक फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में वुमन पुशेस एंड गिव बर्थ टू द बेबी। थर्ड स्टेज में वुमन एक्सपेल द प्लासेंटा एंड फोर्थ स्टेज इज पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसको 4 स्टेज कहते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ द लेबर पेन एंड एंड्स विद द सर्वाइकल डायलेशन। उसे सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है फर्स्ट स्टेज को। और एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 12 to 11 आवर्स इन प्राइमी ग्रेविडा एंड 6 to 5 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा होता है। और फर्स्ट स्टेज में 2 फेज़ में डिवाइड किया जाता है, लेटेंट फेज़ एंड एक्टिव फेज़। यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो है कि कितने आर के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा चलता है। यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा 11, जो 11 आर के लिए प्राइमी ग्रेविडा में लेबर का प्रोसेस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, च्यूइंग टोबैको मे कॉजेस, टोबैको खाने से क्या हो सकता है। इम्पेयर्ड विजन, ओरल कैंसर, देन डायरिया एंड अल्सर। यहाँ पे डायरिया तो नहीं होगा, इम्पेयर्ड विजन भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही बचते हैं, ओरल कैंसर और अल्सर। हमें सभी को पता है कि टोबैको खाने से मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो होती है ओरल कैंसर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूट्रस वेट इज डैश डैश ग्राम्स। आप सभी को बहुत पता होना चाहिए जब नॉर्मल यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में होता है तब उसका वेट कितनी ग्राम रहता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 60 ग्राम्स। ये जो सवाल है जो ESIC 2015 की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया में न्यूनेटल की मॉर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन ए डायरियल डिसीजेस, ऑप्शन बी बर्थ इंजुरीज, ऑप्शन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड ऑप्शन डी प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। इसका जो सही जवाब होगा वो प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इंडिया में पूछा गया है, इसकी वजह से इसका ऑप्शन प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सवाल ESIC 2015 की एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ सवाल है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी होने के कौन से ऐसे कॉमनेस्ट कॉज है। ऑप्शन ए इज़ अनेमिया, ऑप्शन बी इज़ हेमोरेज, ऑप्शन सी इज़ अबॉर्शन, ऑप्शन डी इज सेप्सिस। इसका जो सही जवाब होगा वो सेप्सिस नहीं होगा, अबॉर्शन भी नहीं होगा, अनेमिया या हेमोरेज दोनों में से एक हो सकता है। इसका जो सही जवाब होगा वो हेमोरेज होगा। यस, इसका जो सही जवाब है वो हेमोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेकआउट ऑफ डिसीजेस इन कम्युनिटी इन एक्सेस, द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज एपिडेमिक, पेंडेमिक,
स्पोरेडिक यानी एंडेमिक। सो पहले हमें एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। एपिडेमिक जो होता है उसको हम वो क्या होता है, एपिडेमिक ब्रेकआउट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस फॉर्म दैन द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, जो होता है उसको एपिडेमिक कहते हैं। एंड पेंडेमिक इज अ ब्रेकआउट ऑफ डिसीज फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोविड। देन स्पोरेडिक इज अ प्रिवेलेंस एट इंटरवल ऑफ सिंगल पर्टिकुलर डिसअपियर केसेस ऑफ डिसीज़, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब सीजनल डिसीजेस जो होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर सीज़न में वो डिसीज़ आता है और उसके बाद गायब हो जाता है, फिर एक बार उसका स्प्रेड जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसको स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ जो होता है उसको स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। और एंडेमिक जो होता है उसको द कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज विथ एन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज एंडेमिक कहते हैं, उसको एंडेमिक कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कंटिन्यूस जो डिसीज़ प्रेजेंट रहता है उसको एंडेमिक कहते हैं। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, एपिडेमिक। सो जब भी डिसीज़ कोई कम्युनिटी में ब्रेकआउट हो, नॉर्मल से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर हो तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 300 ग्राम वेटिंग बेबी by the primipara mother, nurse was waiting for the delivery of the placenta. Nurse, what is the expected weight of the placenta? So यहाँ पर मतलब प्राइमीपैरा जो मदर है उसने 300 ग्राम वेट की बेबी को डिलीवर किया है, और सो नर्स जो है वो प्लासेंटा के लिए वेट कर रही है। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट द नर्स कैन एक्सपेक्ट ऑफ द प्लासेंटा? सो इसमें जो बेबी होता है उसकी 1/6 टाइम प्लासेंटा का वेट कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो वेट होगा वो, सपोज़ बेबी का 300 ग्राम वेट है, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, जो वेट आएगा वो कंसिडर किया जाएगा एज अ प्लासेंटा वेट, उसको कंसिडर किया जाएगा। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा 500 ग्राम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, दो इम्प्लांटेशन ऑफ ओवरी आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, उसे कहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एम्प्यूला, इस्थमस, इन्फंड्यूबुलम और इंस्ट्रास्टिशियल। सो आपको पता होना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसके, इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा एम्पुला। क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, यहाँ पे आपकी ओवरीज है, ये ओवरीज है, और ये फॉलोपियन ट्यूब है। ओके, सो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवरी आउटसाइड द यूट्रस, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। सो उसकी जो 95% जो चांसेस रहते हैं वो उसकी प्लेसमेंट ट्यूबल में होने के चांसेस, फॉलोपियन ट्यूब में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अगर यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कॉमनेस्ट टाइप है, मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो कॉमनेस्ट टाइप है उसमें एम्पुला में 70% चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, इस्थमस में 12% चांसेस, यानी इंटरस्टिशियल में 2% चांसेस वो इम्प्लांट हो जाए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एम्पुला। फीटल लाई टाइप एज शोन इन द फोटोग्राफ इज नोन एज, ये जो पेशेंट जो चाइल्ड की पोजीशन दी गई है डिलीवरी के टाइम पे, इसको क्या कंसिडर किया जा सकता है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए वर्टिक्स, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी ऑब्लिक्यू, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स। सो आपको पता होना चाहिए जो माल प्रेजेंटेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी जो होती है वो कौन कौन सी तरह से होती है, वो पहले आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है वो किस किस तरह की होती है। एक होती है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो कि ये बच्चा है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ब्रीच होगा। और कौन से माल प्रेजेंटेशंस है ड्यूरिंग लेबर, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है सिफेलिक, जो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, एक होता है ब्रीच जो हमने अभी देखा, एक होता है ऑब्लिक्यू,
और एक होता है ट्रांसवर्स। जो ऑब्लिक और ट्रांसफर होता है इसको हम सिजेरियन सेक्शन या ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन अनदर ऑप्शन है डिलीवरी के लिए, जिसमें हम सिजेरियन सेक्शन के लिए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजाइनल pH इज 3.8 to 4.5, 4.5 to 6.0, 5.0 to 6.5, 6.5 to 7.5। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3.8 to 4.5 pH वजाइनल pH होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो सवाल है वो पहले से ही MSc के एग्ज़ाम में पूछा गया है। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव अ प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए मिडवे बिटवीन 7 to 8 days of ovulation, immediate after the sitting menses, 14 days after the beginning of the period, and 7th day before the next period is expected। सो इसको समझने के लिए हमें पहले जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है वो फर्स्ट जो 4 days होते हैं इसको छोड़कर 5, 6, 7 जो 7 days तक इनफर्टिलिटी पीरियड काउंट किया जाता है। ये ड्यूरेशन में जो बेस्ट टाइम कंसिडर नहीं किया जा सकता। उसके बाद 8, 9, 10 जो है वो सेमी फर्टिलिटी से 40 to 60% चांसेस होते हैं वो टाइम पे अचीव करने के प्रेगनेंसी। और मोस्ट इफेक्टिव जो पीरियड होता है वो 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो पीरियड होता है, ये जो पीरियड है इसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। उसके बाद 17, 18 एंड 19 जो है उसको सेमी फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। और बाकी जो 20 to 26 या 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इसको भी इनफर्टाइल पीरियड कहा जाता है। सो जब ओवरी से रिलीज़ होता है वो टाइम से जो फॉलोपियन ट्यूब में आता है, मतलब 11 to 16 डेज़ में वो फॉलोपियन ट्यूब में होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो वो जो ड्यूरेशन होता है वो 11 to 6 days, जो 6 days का ड्यूरेशन होता है वो ये होता है जहाँ पर मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी 14 day आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, जो इसका जो सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप आइडेंटिफाई लाइज एज अ पनिशमेंट फॉर द मिसडीड्स। ये जो पीडियाट्रिक के बारे में सवाल है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके रिलेटेड ये सवाल है। मतलब ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जहाँ पर गलती करना इलनेस जो मतलब बीमार गिरना ये एज अ पनिशमेंट कहा जाता है, जो आपने गलत काम किया है इसकी वजह से ऐसे बिलीव्स होते हैं। जो इन्फेंट होता है उसमें होता है, या टॉडलर बेबी होता है उसमें होता है, प्री स्कूलर जो चाइल्ड होता है उसमें होता है, और लॉन्ग स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है उसमें होता है। इन्फेंट में तो नहीं होगा, स्कूल गोइंग में भी नहीं होगा। जो बचता है वो टॉडलर और प्री स्कूलर। सो यहाँ पर टॉडलर जो होते हैं वो उनका बिहेवियर अलग होता है, उनमें भी नहीं होगा। सो इसका सही जवाब होगा वो प्री स्कूलर होगा, ऑप्शन सी प्री स्कूलर। द टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ। सो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड ही सवाल है। जो बेबी है उसका टॉयलेट ट्रेनिंग कौन से एज में स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। सो इसका ऑप्शन ए इज़ 15 months, ऑप्शन बी इज़ ऑन 18 months, ऑप्शन सी इज़ ऑन 20 months, ऑप्शन डी इज़ 24 months। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 18 months। मतलब बच्चा जब 1.5 साल का हो जाए पूरा तो वो टाइम पे हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट एंड कमांड्स द ग्रुप। ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसमें कमांड किया जाता है और जो सबऑर्डिनेट या बाकी के लोग हैं उनको डोमिनेट किया जाता है, ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है। ये जो सवाल है वो पब्लिक हेल्थ नर्स 2015 और DSSSB के इस पे भी पूछा गया हुआ सवाल है। सो इसका ऑप्शन ए है ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी इज़ डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी इज़ सिचुएशनल, ऑप्शन डी इज़ लेजी फायर। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक होगा। हमें पहले लीडरशिप के टाइप पता होने चाहिए। ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब कौन से लीडर
अलोन इस्टेब्लिश पॉलिसी मेकिंग एंड प्लान्स, और जो होते हैं वो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स होल टीम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजस, डिस्कशंस और इन द डिसीजंस, उसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। और जो लास्ट जो होते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप या लेजीज फायर जो होते हैं, लीडर अलाउज द मेंबर टू मेक देयर ओन डिसीजंस, मतलब उन पे जो बाकी के लोग होते हैं उन पे लीडर का जो कमांड है वो नहीं होता, या लीडर को जो मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से इस तरह की लीडरशिप वहाँ पे देखी जा सकती है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑटोक्रेटिक होगा। अभी जो सवाल हमने देखे वो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हुए ये जो टॉपिक्स थे, इनमें से एक सवाल कभी कभी 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये जो सवाल है वो हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रिपरेशन में। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको हमें बतानी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।